डियर फ्रेंड्स एंड डियर फ्रेंड, स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसपीएम में। मैं विकास पैर साथी। आज हम लोग जो बीपीएससी के द्वारा जो आयोजित टीआरई 3 का एग्ज़ाम है और उसमें जो टीजीटी एसएसटी सोशल स्टडीज या सामाजिक विज्ञान के लिए जो आप 9 से 10 वर्ग के लिए परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए आज हम लोग एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले हैं जो कि आपका सामाजिक विज्ञान से संबंधित है। और ये देखिए, इसमें आपकी हिस्ट्री और जियोग्राफी और जो पॉलिटी है यानी जो सिविक्स है उसको पढ़ेंगे। और ये सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये तीनों ही आपके जीएस सेक्शन में भी हैं। इन तीनों को पढ़ने के साथ साथ आपका जीएस की भी तैयारी हो जाएगी। और जो लोग पीजीटी पॉलिटिकल साइंस हैं उन सिविक्स जो है टीजीटी के बतौर उनके लिए भी लाभकारी है। और इसलिए आज हम लोग टीजीटी एसएसटी के लिए तमाम लोग बार बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे थे कि टीजीटी के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराएं। तो आज हम टीजीटी सामाजिक विज्ञान एसएसटी सोशल साइंस के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले हैं। और ये देखिए, आप जो 6 to 8 है उसके लिए भी है, क्योंकि उसमें भी दो चीज़ें दो ऑप्ट करना होगा आपको, दो सब्जेक्ट, या हिस्ट्री ज्योग्राफी, हिस्ट्री या सिविक्स। इन दोनों में से कोई इन 4 होंगे, हिस्ट्री, सिविक्स, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी। 4 में से कोई 2 करना होगा, जिसमें हिस्ट्री या ज्योग्राफी कंपलसरी होगा। ठीक, तो आइए सॉल्व करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2। इससे पहले एक हम लोग सेट 1 को सॉल्व कर चुके हैं, आप जाके देख सकते हैं सेट 1 को सॉल्व कर चुके हैं। तो आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। और इसमें भी आज हम लोग जो प्रैक्टिस सेट 2 है उसका जो फर्स्ट पार्ट है हिस्ट्री को सॉल्व करेंगे, यानी जो आपका इतिहास है उससे संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। लगभग इसमें 60+ MCQs हैं। और ये जो आपका इतिहास है या हिस्ट्री है, ये आपके बीपीएससी जीएस पेपर के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है, तो आप उस दृष्टि से भी इसको देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हिस्ट्री का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम क्या है। जो भी सभ्यताएं हैं सबसे पहले उत्तर में, फिर उसके बाद दक्षिण में कौन सी, इनका क्रम क्या है। तो जो इनका उत्तर से दक्षिण का सही क्रम जो है इन सभ्यताओं का, याद रखिए ये जो भी सभ्यता है ये सब यूएस से संबंधित है। ठीक, तो इसका राइट आंसर होगा सबसे उत्तर में एज़टेक है, उसके बाद माया, उसके बाद मोरिस्का और फिर इंका। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 कि उपनिषदों की विषय वस्तु क्या है। दर्शन, कर्मकांड, भक्ति, उपयुक्त सभी। तो उपनिषदों की जो विषय वस्तु है फिलॉसफी यानी दर्शन है। क्वेश्चन नंबर 3 मध्य पाषाणकालीन मानव शिकार के लिए जिन उपकरणों का प्रयोग करता था वे अधिकांश किससे बने होते थे। पत्थर, ताम्र, हड्डी या लोहे। तो मध्य पाषाणकालीन मानव शिकार के लिए जिन उपकरणों का प्रयोग करता था वे अधिकांश पत्थर के बने होते थे, ये ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कि हड़प्पा काल की 2 महत्वपूर्ण फसलें कौन कौन सी थी। यानी हड़प्पा काल में जो फसल थी सबसे ज़्यादा 2 महत्वपूर्ण फसल कौन कौन सी थी। गेहूँ और जौ, गेहूँ और चावल, मटर और सरसों, कपास और गन्ना। इसका राइट आंसर ऑप्शन है गेहूँ और जौ हड़प्पा कालीन 2 महत्वपूर्ण फसलें थीं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए मनुस्मृति की रचना कब हुई। मौर्य काल, शुंग काल, कुषाण काल, गुप्त काल। बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। मनुस्मृति की रचना शुंग काल में हुई थी, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। मनु का धर्मशास्त्र हिंदू धर्म के संबंध में प्रमुख है और सबसे प्रमाणित ग्रंथ है और हिंदू समाज और सभ्यता के लोकमान्य स्वरूप को प्रकट करता है। मनु का नाम अत्यंत प्राचीन काल में कई रूप में मिलता है। ये मानव जाति के आदि पुरुष, राज संस्था का प्रथम कर्ता तथा धर्म के प्रथम व्यवस्थापक हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए संस्कारों की कितनी संख्या थी। ये तो आसान सा प्रश्न है, 12, 14, 16 या 18। तो संस्कारों की कुल संख्या 16 थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा 16। क्वेश्चन नंबर 7 है कौन सा वेद प्राचीनतम है। कौन सा वेद, सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। तो ऋग्वेद जो है आर्यों का सबसे प्राचीन वेद ग्रंथ है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऋग्वेद में स्त्रियों के विषय में सही नहीं है। कौन सा ऋग्वेद में स्त्रियों के विषय में संबंधित नहीं है। वे सभा की कार्रवाई में भाग लेती थी, सही है। वे यज्ञ का अनुष्ठान करती थी, सही है। वे युद्धों में सक्रिय भाग लेती थी, सही है। उनका विवाह यौवनारंभ से पूर्व हो जाता है, यानी बाल विवाह प्रचलित था, बिल्कुल नहीं। ये डी राइट आंसर जो होगा ये ऋग्वेद के संबंध में सही नहीं हो स्त्रियों के बारे में, तो डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, किस शासक के समय में जैन धर्म 2 संप्रदायों में विभाजित हुआ। बिंबिसार, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जो जैन धर्म था 2 संप्रदायों में विभक्त हो गया, ठीक। एक तो श्वेतांबर में और एक दिगंबर में। एक स्थूलभद्र थे और एक कौन थे, भद्रबाहु। और स्थूलभद्र के अनुयायी मगध में ही रुक गए और उन्होंने श्वेत वस्त्र धारण आरंभ कर दिया, इसलिए इन्हें श्वेतांबर कहा गया। और भद्रबाहु के जो अनुयायी दिगंबर कहलाए। श्वेतांबर जैनियों की यदि आचार, हाँ ठीक है इतना, तो ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, अशोक की धम्म नीति का मुख्य सिद्धांत क्या था। अशोक की धम्म नीति का जो था उसका मुख्य सिद्धांत क्या था। स्वनियंत्रण, दान, दया या संयम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, स्वनियंत्रण। क्वेश्चन नंबर 11 है, जिस जैन ग्रंथ में तीर्थंकरों के जीवन चरित्र हैं उनका क्या नाम है। उसका क्या नाम है, भगवती सूत्र, आदि पुराण, कल्पसूत्र या उवासकत साम। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन सी, कल्पसूत्र में जैन धर्म के तीर्थंकरों का जीवन चरित्र लिखित है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि सर्वप्रथम ब्राह्मणों को किसने भूमिदान किया। कुषाण, सातवाहन, गुप्त या मौर्य। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सातवाहन। सर्वप्रथम ब्राह्मणों को भूमिदान सातवाहन शासकों ने दिया। पुराणों में सातवाहन वंश को आंध्र जातीय तथा आंध्र नृत्य कहा गया है। इस वंश की स्थापना सिमुक ने की थी। इस सातवाहन वंश की स्थापना किसने की, सिमुक ने की। क्वेश्चन नंबर 13, सातवाहनों की राजकीय भाषा क्या थी। प्राकृत, संस्कृत, तमिल या तेलुगु। तो सातवाहनों की राजकीय भाषा जो थी प्राकृत तथा प्राकृत भाषा थी और लिपि ब्राह्मी थी। तो इसका सातवाहनों की राजकीय भाषा प्राकृत होगी और लिपि ब्राह्मी। क्वेश्चन नंबर 14, करिकाल निम्नलिखित किस राजवंश से संबंधित था। चेर, चोल, पांड्य, पल्लव। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चोल। करिकाल चोल वंश से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए कि निम्नलिखित में से किसने मगध की राजधानी वैशाली को बनाया। मगध की राजधानी वैशाली को बनाया। अजातशत्रु, अजातशत्रु या शेषनाग या कालाशोक या महापद्मनन। तो 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, शेषनाग जो था वो मगध की राजधानी जो वैशाली को बनाया। और शिशुनाग ने वैशाली को मगध की राजधानी बनाया। इसकी सबसे बड़ी सफलता अवंती राज्य को जीतकर उसे मगध साम्राज्य में मिलाना था। शिशुनाग नाग वंश से संबंधित था, ठीक। 16 देखिए, हर्षचरित के लेखक कौन थे। बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये बेहद महत्वपूर्ण बुक भी है। इसके लेखक कौन थे, बाणभट्ट, कालिदास, वेनसांग या कौटिल्य। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बाणभट्ट हर्षचरित के लेखक थे, ठीक। हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट थे। बाणभट्ट गद्य साहित्य के सर्वाधिक महत्वपूर्ण लेखकों में से एक है। वह कन्नौज के शासक हर्षवर्धन का दरबारी विद्वान था, ठीक। ये हर्षवर्धन जो कन्नौज का शासक था उसके दरबारी थे ये। क्वेश्चन नंबर 17, विक्रमादित्य की उपाधि किसने ग्रहण की थी। समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त द्वितीय, कनिष्क या अशोक। तो विक्रमादित्य की उपाधि किसने ग्रहण की, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, गौतमी पुत्र शातकर्णी किसका राजा था। पाल, चोल, सातवाहन या चेदी। तो गौतमी पुत्र शातकर्णी जो था सातवाहन वंश का प्रतापी राजा था। क्वेश्चन नंबर 19, इनमें से कौन सा शहर फिरोज शाह तुगलक द्वारा नहीं स्थापित किया गया। फतेहाबाद, जौनपुर, फतेहपुर या हिसार। प्यारे बच्चों,
डियर स्टूडेंट्स, और हम आपको बताते हैं आज हम लोग ये टीजीटी सामाजिक विज्ञान जो है उसके लिए ये पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, जिसको आप एसएसटी या सोशल स्टडी या सोशल साइंस बोलते हैं, जो कि 9th वर्ग 9th के लिए है। और ये जो पेपर है आपका आपके जीएस के लिए बेहद महत्वपूर्ण और टीजीटी के लिए भी महत्वपूर्ण। अगर आप 6 से 8 या 6 से 8 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। ये मल्टी डायमेंशनल है, तो आप इसको अच्छे से सॉल्व कीजिए और प्लीज़ अब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक। और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि नई वीडियो अपलोड हो तुरंत आपको अपडेट मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर होगा कि फिरोज शाह तुगलक के द्वारा फतेहपुर की स्थापना नहीं किया गया, निर्माण नहीं किया गया, बाकी फतेहाबाद, जौनपुर, हिसार का इसने स्थापित किया था। फतेहपुर इसके द्वारा स्थापित नहीं किया गया। क्वेश्चन नंबर 20 है, ये आपको ये सूची 1 और सूची 2 है, मैच करना है। सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा क्या है? आप सभी को पता है सिंधु सभ्यता की जो उत्तरी सीमा है वो है आपकी मांडा। सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा कौन सी है? दैमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में है। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा क्या है? आलमगीरपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में है। और सिंधु सभ्यता की सबसे पश्चिमी सीमा जो है वो किसकी है? कहाँ पे है? सुल्तानगढ़, जो कि बलूचिस्तान में है, ठीक। ये चारों भी याद होना चाहिए। इन सीमा कहाँ कहाँ है, किस राज्य में है, ठीक। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ही होगा, क्योंकि सभी सम्मिलित हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 21, ये भी मैच करना है। कौन सी वस्तु कहाँ से मिली, ठीक। लोथल से क्या मिला आपको? आप मैच कर सकते हैं। लोथल से आपको एक गोदी वाड़ा मिला है, जो कि जिसको डॉकयार्ड बोलते हैं। कालीबंगा से क्या मिला आपको? तो कालीबंगा से जुता हुआ खेत मिला है। धौलावीरा से क्या मिला है? तो हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है, ठीक। ये हो जाएगा। और बनावली से क्या मिला? पक्की ईंटों की बनी हुई हल्की प्रतिकृति, ठीक। तो ये इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 22, जहांगीर के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन जेम्स प्रथम के दूत के रूप में सूरत में कोठी स्थापित करने में सफल रहे? हॉकिंस, विलियम एडवर्ड, टेरी या टॉमस रो? तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर होगा टॉमस रो। ये जेम्स विलियम द्वितीय के प्रथम के दूत थे, जिनके प्रयासों से अंग्रेजों ने सूरत में अपनी पहले मतलब कि ऑफिस निर्माण करने में, स्थापित करने में सफलता प्राप्त की। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, जो कि 1618-19 की घटना है ये। क्वेश्चन नंबर 23, अबुल फजल अकबर द्वारा राजस्व वसूल करने का औचित्य ठहराता है क्योंकि यह, ठीक। ऑप्शन देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट आंसर होगा, तो अबुल फजल द्वारा अकबर द्वारा राजस्व करने का औचित्य ठहराता है क्योंकि यह सार्वभौमत्व के लिए मुआवजा था। सार्वभौमत्व के लिए मुआवजा था, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए कि औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? 1707, 1712, 1708 या 1704? औरंगजेब की जो मृत्यु हुई 3 मार्च 1707 हुई थी। इसी महीने मार्च में हुई, 3 मार्च 1707 हुई औरंगजेब की मृत्यु। क्वेश्चन नंबर 25, सालबाई की संधि कब हुई? देखिए बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपके जीएस में भी टीजीटी का एक फेमस क्वेश्चन है, आम सा प्रश्न है। सालबाई की संधि कब हुई थी? 1752, 1762, 1772 या 1782 में? तो सालबाई की संधि 1782 में हुई थी। यह संधि अंग्रेज तथा महादजी सिंधिया के बीच हुई थी। अंग्रेजों तथा सिंधिया के बीच हुई थी सालबाई की संधि। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26, वांडीवाश का युद्ध कब हुआ था? वांडीवाश का युद्ध कब हुआ? 1660, 1700, 1748 या 1760? क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वांडीवाश का युद्ध 1760 में हुआ। ये युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच वांडीवाश में हुआ था 1760 में। अंग्रेज और फ्रेंच, ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में हुआ था 1760 में। क्वेश्चन नंबर 27, शिवाजी के मंत्रिपरिषद को क्या कहते थे?
अष्टमार्ग, त्रिरत्न, अष्टप्रधान या इनमें से कोई नहीं। तो शिवाजी के जो कैबिनेट थी, मंत्रिपरिषद थी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, हम उनको अष्टप्रधान कहते थे। ठीक, इसमें जो 8 होते थे, पेशवा, अमात्य, वाक्यानवीस और शुरुनवीस, दबेर या सुमंत, सेनापति जिसको सरे नौबत बोलते थे, पंडित राव और न्यायाधीश, 8 लोग होते थे उनके मंत्रिपरिषद में, जिसको आप अष्टप्रधान बोलते थे। क्वेश्चन नंबर 28, नादिर शाह ने भारत में आक्रमण किया। नादिर शाह अब्दाली ने भारत पर कब नादिर शाह ने भारत पर कब आक्रमण किया? 1736, 1739, 1740 या 1741 में। तो नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण 1739 में किया और यह ईरान का शासक था। 1739 में किया और ये ईरान का शासक था, जिसका नाम भारतीय इतिहास में लुटेरे तथा हत्यारे के रूप में काले अक्षरों में आता है। वह 1733 ईस्वी में ईरान की गद्दी पर बैठा। 1738 ईस्वी में उसने कंधार पर अधिकार किया। इसी वर्ष उसने भारत पर आक्रमण करने का निश्चय किया। इस समय भारत में मोहम्मद शाह मुगल सम्राट था। यानी नादिर शाह जब भारत पर आक्रमण किया तो उसमें भारत का जो सम्राट था कौन था? मोहम्मद शाह था। किंतु वह नादिर शाह के विरुद्ध कोई सहायता न जुटा सका। उसे फरवरी 1739 में करनाल में नादिर शाह का सामना करना पड़ा, किंतु परास्त हुआ और बंदी बना लिया गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 29, बंगाल के निम्नलिखित शासकों का सही कालक्रम क्या है? तो बंगाल के शासक हुए, उनका सही कालक्रम क्या है? तो सबसे पहले जो आपके मुर्शिद कुली खां हैं, जिनका जो 1713 से ये 1713 से 1727 तक। ठीक, और उसके बाद है शुजाउद्दीन खां 1727 से 1739 तक। 1727 से 1739 तक रहे। और सरफराज जो था 1739 से 1740, 1739 से 1740 और अलीवर्दी 1740 से 1756 तक रहा। ठीक, और इसके बाद सिराजुद्दौला आया। ठीक था, इस क्रम में जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक, अवध के स्वायत्त शासी राज्य का संस्थापक कौन था? अहमद शाह अब्दाली, सफदरजंग, सादत खां, बुरहान खां, उल मुल्क या जुल्फिकार खां? तो 30 का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, सादत खां बुरहान उल मुल्क अवध के स्वायत्त शासी राज्य का संस्थापक था। क्वेश्चन नंबर 31, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? जो बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी है, जीएस का आम प्रश्न है। ठीक, और आपके टीजीटी में भी कई बार पूछा गया है। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? राममोहन रॉय, सर विलियम जोन्स, डब्ल्यू हंटर या विलियम बेंटिक ने? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, सर विलियम जोन्स के द्वारा बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई। और एक क्वेश्चन नंबर 32 है कि स्थायी बंदोबस्त कब लागू हुआ? ये जो भूमि सुधार से संबंधित है, स्थायी बंदोबस्त कब लागू हुआ? 1774, 1790, 1791 या 1793 में? तो आपका 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू हुआ। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। इसके अंतर्गत समूचे ब्रिटिश भारत के क्षेत्रफल का लगभग 19% हिस्सा आता था। यह व्यवस्था बंगाल, बिहार और उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश के वाराणसी तथा उत्तरी कर्नाटक क्षेत्रों में लागू थी। ये भी याद रखना चाहिए आपको। क्वेश्चन नंबर 33, ईस्ट इंडिया कंपनी को किस मुगल सम्राट से दीवानी का अधिकार प्राप्त हुआ? ऑप्शन देखिए, यह है ऑप्शन। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को मुगल शाह आलम द्वितीय से दीवानी अधिकार प्राप्त हुआ। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34, कि 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय बिहार में नेतृत्व किसने संभाला? बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बेहद महत्वपूर्ण, बेहद बेसिक, बेहद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये TRE 1 TRE 2 की तो जीएस में आएगा, नहीं तो आपके पेपर में आएगा, जान लीजिए। ठीक, तो किसके द्वारा? तो ये बाबू कुंवर सिंह के द्वारा 1857 के विद्रोह के समय बिहार में नेतृत्व इन्होंने संभाला था। 1857 के विद्रोह के समय बिहार में नेतृत्व बाबू कुंवर सिंह ने संभाला था। ये 1857 ईस्वी के गदर के महान विद्रोही थे। यह बिहार में जगदीशपुर में जमींदार थे तथा गदर के समय उनकी आयु 70 वर्ष की थी। ठीक, उसने आजमगढ़ के क्षेत्र
के युद्ध में अंग्रेजों को बुरी तरह परास्त किया। तत्पश्चात 22 अप्रैल 1858 को कुंवर सिंह ने जगदीशपुर पर जिस गदर के दौरान अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया था, इसके 24 घंटे बाद ही आरा से लिगडेंट के अधीन अंग्रेजों एवं सिख सेना ने जगदीशपुर पर आक्रमण कर दिया, किंतु उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 35, मोपला विद्रोह के क्या कारण थे? आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक या राजनीतिक? तो मोपला विद्रोह के जो कारण थे वो आर्थिक थे। ठीक, और ये विद्रोह कब हुआ? 1921 में हुआ। क्वेश्चन नंबर 36, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? ज्योतिबा फुले, श्री नारायण गुरु, गोपाल बाबू वेलुंग या भास्कर राव जाधव? तो 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की और ये 1873 में हुआ। इसकी पुस्तक है कौन सी? गुलामगिरी। क्वेश्चन नंबर 37, नील आंदोलन कहाँ हुआ? बिहार, बंगाल, मध्य प्रदेश या अवध? तो नील आंदोलन जो हुआ वो कहाँ हुआ? ये आपका बंगाल में होगा। और सर्वप्रथम कब हुआ नील आंदोलन? 1859 में इसकी शुरुआत मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह सिद्धू और कान्हू से संबंधित है? ये भी प्रश्न आ चुका है। सिद्धू और कान्हू से संबंधित विद्रोह कौन सा है? कौन सा है? तो सिद्धू और कान्हू से जो विद्रोह संबंधित है वो आपका संथाल विद्रोह है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, जो कि 1855 हुआ। याद करिए, ये मिसप्रिंट है, 1855 और 56। ये हुआ 1855 और 56 में हुआ था। ठीक, न कि 1885 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, कोकर विद्रोह कहाँ हुआ? पंजाब, राजस्थान, अवध या बंगाल? तो कोकर विद्रोह आपका पंजाब में होगा। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा और ये 1840 के आसपास हुआ। ठीक, पंजाब में कोकर विद्रोह। देखिए, जितने भी आंदोलन हैं जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आंदोलन है, समाज खासकर सामाजिक और राजनीतिक, आर्थिक, ये बार बार आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। संथाल विद्रोह, कोकर विद्रोह, ठीक, नील विद्रोह, ये सब। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए कि ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध खिलाफत आंदोलन प्रारंभ करने का निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य कारण था? कौन सा मुख्य कारण था? तो क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर होगा कि ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध खिलाफत आंदोलन प्रारंभ करने का जो मुख्य कारण था कि तुर्की के साथ मित्र राष्ट्रों की अपमानजनक संधि। ठीक, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41, गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? गदर पार्टी के संस्थापक कौन है? कौन थे? तो गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? भगत सिंह, लाला हरदयाल, सी आर दास या पंडित काशीराम? तो गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल थे। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। और ये इसकी स्थापना 1913 नवंबर 1913 और कहाँ हुई थी? सैन फ्रांसिस्को में हुई थी इस पार्टी की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 42, संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष कौन थे? बी आर अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा या ग्रुप में से कोई नहीं? प्रथम पूछा, लेकिन प्रथम स्थायी अध्यक्ष पूछा है आपसे। ठीक, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 43, कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, इनमें से कोई नहीं। तो कांग्रेस ने केवल एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, वो भी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में उसने भाग लिया। क्यों? क्योंकि ये कब चला द्वितीय गोलमेज सम्मेलन? 7 सितंबर 1931 को। 30, 31, 32 में 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। दूसरे गोल सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया। इसके मुख्य प्रतिनिधि कौन थे? कांग्रेस के प्रतिनिधि कौन थे? महात्मा गांधी थे, जो कि सितंबर 1931 में हुआ।
क्वेश्चन नंबर 44, दादा भाई नौरोजी ने किस लेख के माध्यम से लोगों का ध्यान धन निष्कर्षण सिद्धांत की ओर खींचा? जो क्रमिकल ड्रेनेज या ड्रेनेज सिस्टम की बात उन्होंने किया, अपचयक सिद्धांत का बात किया, धन निष्कर्षण का सिद्धांत को किस लेख में दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया, दिया गया? तो इसका राइट आंसर होगा इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया नामक लेख में उन्होंने धन निष्कर्षण का सिद्धांत दिया था। क्वेश्चन नंबर 45, भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना कब हुई? ये क्वेश्चन भी बेहद महत्वपूर्ण है। तो भारतीय साम्यवादी दल कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना 1921 में हुई। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 46, खिलाफत आंदोलन का स्वरूप क्या था? राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक या सांस्कृतिक? तो खिलाफत आंदोलन का जो स्वरूप था वो था आपका धार्मिक आंदोलन हो गया। ये ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 47, कि हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? ये क्वेश्चन भी बेहद महत्वपूर्ण है। चांदी, टिन या सोना? तो हड़प्पावासी किन धातुओं का आयात करते थे? तांबा, सोना, चांदी, टिन, गोंद, लाजवत, शीशा आदि ये आयातित करते थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, 1, 2, 3। चांदी, टिन, सोना के अलावा वो तांबा, गोमेद, लाजवर्द और शीशा का भी आयात करते थे। क्वेश्चन नंबर 48, करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया गया? डू और डाई का नारा किस आंदोलन में दिया गया? बेहद आसान सा प्रश्न है ये। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या सत्याग्रह? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय ये करो या मरो का नारा दिया गया। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, कम्युनल अवार्ड और पुनः पैक्ट के अंतर्गत शोषित वर्गों को कितने स्थान दिए गए थे? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो ये कितने स्थान? कम्युनल अवार्ड और पुनः पैक्ट के अंतर्गत शोषित वर्गों को क्रमशः 71 और 148 सीटें प्रदान की गई थी। 148 होगा, 148। ठीक, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, 71 और 148। और ये ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड ने 16 अगस्त 1932 को विभिन्न संप्रदायों के प्रतिनिधित्व के विषय पर पंचाट जारी किया, जिसे सांप्रदायिक पंचाट या कम्युनल अवार्ड कहा गया। इसी को कम्युनल अवार्ड कहा गया। 51 देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51 कि अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसरॉय निम्नलिखित में से कौन थे? लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, डफरिन या लैंसडाउन? तो ये जब कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 में, तो उस समय जो वायसरॉय थे भारत के वो लॉर्ड डफरिन थे। 51 का सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 52, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को कब स्थगित कर दिया? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को कब स्थगित किया? 5 फरवरी 1922, 10 फरवरी 1922, 12 फरवरी 1922 या 20 फरवरी 1922? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 12 फरवरी 1922 को। क्वेश्चन नंबर 53 कि सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और इनमें से जो कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। कथन सही है। उस काल में भारत के में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे, ये भी सही है। दोनों कथन सही है आपके। कौन सा कोई ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा इसका। 1 और 2 दोनों कथन सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए कि किसने स्वर्ण मुद्राओं पर बुद्ध की आकृति के साथ लेख बौद्धों तथा ताम्र मुद्राओं पर सकमानों बौद्धों का चलन प्रारंभ किया? कौन था वो? डेमेट्रियस ने, हुविस्क प्रथम ने, या हुविस्क ने, या विम कड़फिसेस ने? तो 54 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हुविस्क ने। कुषाण वंश के प्रारंभिक इतिहास के ज्ञान के लिए हमें मुख्यतः चीनी स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है। कुषाण यूशी जाति का एक शाखा थी। ठीक, कुजुल कड़फिसेस जो इतिहास में कड़फिसेस प्रथम के नाम से जाना जाता है, इस वंश का प्रथम शासक था, जबकि कुषाण शक्ति का चमत्कार कनिष्क को माना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी।
क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, एलोरा का विख्यात कैलाश मंदिर किस राष्ट्रकूट राजा के अनुदेशों पर पत्थर को काटकर तैयार किया गया था? ठीक, कुषाण प्रथम, ध्रुव प्रथम, कृष्ण तृतीय, इंद्र तृतीय। 55 का राइट आंसर ए होगा कृष्ण प्रथम। क्वेश्चन नंबर 56 है, किस अभिलेख में कालिदास एवं भारवी दोनों के नामों का उल्लेख मिलता है? समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति, काकस्तु वर्मा की तालगुंड स्तंभ अभिलेख, पुलकेशिन की ऐहोल प्रशस्ति या रुद्रदामन की गिरनार प्रशस्ति। ये चारों ऑप्शन आपस में बेहद महत्वपूर्ण है। कौन सी प्रशस्ति कहाँ पे स्थित है, किसकी प्रशस्ति या किसका अभिलेख कहाँ अवस्थित है, ये क्वेश्चन अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। तो 56 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पुलकेशिन की ऐहोल प्रशस्ति, ठीक, में कालिदास एवं भारवी दोनों के नामों का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, निम्न में से कौन सा एक स्थान पूर्व मध्यकालीन भारत में प्रभास पट्टनम के नाम से जाना जाता था? सोमनाथ, थानेश्वर, उज्जैन या वाराणसी। 57 का राइट आंसर ऑप्शन ए सोमनाथ। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर पश्चिमी भारत में जारी किए गए गजनवी सिक्कों पर अरबी व शारदा लिपि में लिखे गए द्विभाषीय लेख हैं। तो ये सही है आपका। और नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? साहित्यकार एवं वृत्तांतकार बर्मी तथा ईशानी समकालीन थे, ये भी सही है। महमूद गजनवी के सोमनाथ आक्रमण के समय जयसिंह सिद्धराज इस क्षेत्र का चालुक्य शासक था, ये गलत है, ठीक। उस समय उसका शासक बल्कि ये सिद्धराज नहीं था, कौन था? भीमदेव प्रथम था, ठीक, भीमदेव प्रथम था जब महमूद गजनवी सोमनाथ पर आक्रमण किया। इस हिसाब से 1 और 2 सत्य हैं, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 59 कि दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, उनको सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो जफर खां की गुजरात के गवर्नर के रूप में नियुक्ति कब हुई थी? कि इसकी नियुक्ति 1391 में हुई। तैमूर का दिल्ली पे लूट या तैमूर का दिल्ली पर आक्रमण कब हुआ? तो दिल्ली में कत्लेआम मचाया कब ये था आपका 1398 में, ठीक। और हाजी मौला का विद्रोह कब हुआ? 1301 में हुआ। और अहमदाबाद की स्थापना कब हुई? 1413 में, ठीक। तो इस हिसाब से जो आपका होगा 3, 1, 2, 4 होगा। ऑप्शन देखिए, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा 3, 1, 2, 4। क्वेश्चन नंबर 16 पहले दोस्तों फिर से हम आपसे बता दें कि हम लोग ये बीपीएससी TRE 3 का जो एग्ज़ाम होने वाला है TGT का सामाजिक विज्ञान, यानी जो TGT SST है उसके लिए हम लोग ये प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। उसमें भी आज जो हिस्ट्री को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी और फिर पॉलिटी को सॉल्व करेंगे, जो कि आपकी ये 6 to 8 के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है और GS का जो सेक्शन है उसके लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। तो आप उस हिसाब से भी इसको देख सकते हैं। तो 60 देखिए, दिल्ली सल्तनत में शहना नामक अधिकारी का क्या कार्य था? राज्य के खर्च की निगरानी करना, सेना के भुगतान अधिकारी का कार्य करना, सुल्तान की पारिवारिक रखरखाव की जिम्मेदारी लेना या पुलिस विभाग का पर्यवेक्षण करना। तो 60 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जो शहना नामक अधिकारी तो उसका काम था पुलिस विभाग का पर्यवेक्षण करना। चलिए ठीक है, और इसमें 60 क्वेश्चन हैं, इसको सॉल्व करते हैं और फिर आप इसको अच्छे से सॉल्व कीजिए, पढ़िए, ताकि आपका जो GS है TGT और 68 के लिए तैयारी भी बेहतर हो सके। चलिए ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ प्लीज़ चलते चलते एक और रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।